एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 37 को। बेसिकली इस ऑर्डर 37 को हम समझेंगे चार पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम ऑर्डर 37 के रूल 1 को, दूसरे पार्ट में ऑर्डर 37 के रूल 2 को, और तीसरे पार्ट में हम ऑर्डर 37 के रूल 3 को समझेंगे। फिर चौथे पार्ट में हम ऑर्डर 37 के बाकी सभी रूल्स को समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर 37 क्या है। बेसिकली ऑर्डर 37 में हम कोई सूट कब फाइल करते हैं या क्यों फाइल करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, बेसिकली ऑर्डर 37 में जो सूट फाइल करते हैं हम उसको समरी सूट बोलते हैं। और ये जो समरी सूट होता है वो बेसिकली दूसरे सूट से अलग होता है। ऑर्डर 37 में हम रिकवरी सूट फाइल करते हैं, बट ये जो रिकवरी सूट होता है ये दूसरे अलग जो रेगुलर नॉर्मल रिकवरी सूट होते हैं उनसे अलग होता है। अलग क्यों होता है पहले ये बता देता हूँ। देखो, ऑर्डर 37 में बेसिकली जो डिफेंडेंट होता है उसको डिफेंड करने का राइट नहीं होता है। उसको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती है कि वो खुद को डिफेंड कर ले। और अगर कोर्ट जो है उसको डिफेंड करने की परमिशन नहीं देती है तो देन एंड देयर प्लेंटिफ को रिलीफ मिल जाता है और प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ जाता है। तो बेसिकली ऑर्डर 37 में प्लेंटिफ को क्विक रिकवरी मिल जाती है। इसीलिए ऑर्डर 37 में जो समरी सूट फाइल करते हैं वो दूसरे रिकवरी सूट से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लस एक चीज और ये होता है कि ऑर्डर 37 को फाइल करने के लिए आपको कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ही आप ऑर्डर 37 में सूट फाइल कर सकते हैं, जो समरी सूट होता है आपका। अदरवाइज आप अंडर ऑर्डर 37 में समरी सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल रिकवरी सूट ही फाइल करना पड़ेगा। फिर तो चलिए समझ लेते हैं पहले ऑर्डर 37 क्या है। हर एक पार्ट को हम प्रिसाइसली ब्रीफ में समझेंगे कि क्या है ऑर्डर 37। तो चलिए दोबारा से क्विक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि ऑर्डर 37 बेसिकली क्या है, क्यों ऑर्डर 37 में सूट फाइल किया जाता है, और प्लस सबसे बड़ी बात कि ऑर्डर 37 का प्लेंटिफ को क्या फायदा होने वाला है, ये हम बहुत ही अच्छे से इसमें समझ लेंगे। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब ऑर्डर 37 में कोई रिकवरी सूट फाइल होता है उसको हम समरी सूट बोलते हैं। और ये समरी सूट जो होता है, ये जो समरी रिकवरेबल सूट होता है, ये नॉर्मल रिकवरी सूट से अलग होता है। अलग क्यों होता है ये पहले समझ लेते हैं। देखो, जब ऑर्डर 37 में कोई भी सूट फाइल होता है तो सबसे पहले वो कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होता है। वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो ही आप ऑर्डर 37 में अपना समरी सूट किसी भी अमाउंट को रिकवर करने के लिए फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट फाइल एनी रिकवरी सूट अंडर ऑर्डर 37 इफ यू डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद यू। सो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं और आप ऑर्डर 37 में कोई भी समरी सूट फाइल करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट में डिफेंडेंट को आके खुद को डिफेंड करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड लीव टू डिफेंड। तो जब तक कोर्ट डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं करता है, कोर्ट में डिफेंडेंट खुद को डिफेंड करने के काबिल नहीं होता है। और अगर ये कोर्ट को डिफेंडेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि वो लीव के कि वो डिफेंड करने लायक है, तो कोर्ट देन एंड देयर प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट दे देती है और प्लेंटिफ को यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो बेसिकली यही होता है ऑर्डर 37 का फायदा। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्डर 37 का रूल 1 क्या कहता है। ऑर्डर 37 का रूल 1 कहता है कि किन किन कोर्ट्स में हम समरी सूट फाइल कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज बताता है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर हम अपने सूट को बेस करके अंडर ऑर्डर 37 हम समरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ऑर्डर 37 हम किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी सिविल कोर्ट्स में या फिर किसी भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अगर उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। प्लस दूसरी चीज हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिस पर आपका सूट बेस्ड होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे एनेक्टमेंट जिसमें आपने ऐसा कुछ लिखा है जिससे डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है कि वो आपको पैसे देगा। तो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आप ऑर्डर 37 में रिकवरी सूट फाइल करते हैं, जिसको हम समरी सूट बोलते हैं। अब समझते हैं कि ऑर्डर 37 रूल 2 क्या है। ऑर्डर 37 रूल 2 बेसिकली बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स। मतलब बेसिकली कि क्या क्या आपको, किन किन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, क्या क्या आपको सूट फाइल करते समय करना है, अपनी सूट में क्या क्या आपको लिखना है ड्राफ्टिंग करते समय। तो सूट की ड्राफ्टिंग करते समय आपको ड्राफ्ट में लिखना पड़ता है कि दिस सूट इज बीइंग फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37। प्लस आपको सूट में यह भी लिखना पड़ता है कि आपने ऐसी कोई रिलीफ नहीं मांगी है जो ऑर्डर 37 के एम्बिट में ना आती हो। बेसिकली ऑर्डर 37 दूसरे रिकवरी सूट से अलग होता है, तो आप उसमें लिमिटेड रिलीफ ही मांग सकते हो
और जो रिलीफ ऑर्डर 37 से बाहर है आप उस रिलीफ को इसमें नहीं मांग सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ भी आपको एवरमेंट देनी पड़ती है, ये लिखना पड़ता है उस प्लेंट में। प्लस तीसरी चीज़ आपको हेडिंग में ही जहाँ पर आप कोड का नाम लिखते हैं उसके नीचे ही आप सूट टाइटल में सूट नंबर लिखते हैं और उसी के नीचे आपको लिखना पड़ता है अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ड्राफ्टिंग के समय ध्यान में रखना होता है और ये सारी चीजें आपको अपने ड्राफ्ट में अपने प्रिंट में लिखना पड़ता है। प्लस उसके बाद ऑर्डर 37 रूल 2 बताता है कि किस तरीके से समन्स जो है डिफेंडेंट को भेजा जाएगा। बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉर्म नंबर 4 बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली अपेंडिक्स बी में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दिया गया है। तो उसको फिल करके हम समन्स भेजते हैं। प्लस इसके बाद ऑर्डर 37 रूल 2 ये बताता है कि सर्विस हो जाने के बाद, समन्स की सर्विस हो जाने के बाद अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आकर खुद की अपीयरेंस नहीं लगाता है तब तक वो जो है खुद कोर्ट में केस को डिफेंड करने के लायक नहीं होता है और वो केस को डिफेंड नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ही डू नॉट एंटर्स हिज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। और अगर अपनी अपीयरेंस वो कोर्ट में नहीं देता है लिखकर तब तक जो है कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट ये मान लेगी कि जो प्लेंटिफ ने प्लेंट डाला हुआ है, जो प्लेंटिफ ने रिकवरी सूट डाला हुआ है वो सही है और उसी पर वो जजमेंट दे देती है। अब समझेंगे हम ऑर्डर 37 के रूल 3 को। रूल 3 बेसिकली बताता है कि कैसे अपनी अपीयरेंस जो है डिफेंडेंट कोर्ट में मार्क करवाता है, कैसे वो अपीयर होता है कोर्ट में। बेसिकली जब ऑर्डर 37 रूल 2 में जब सर्विस हो जाती है डिफेंडेंट को, तो समन्स की सर्विस होने के 10 दिन के अंदर ही कोर्ट में डिफेंडेंट को अपीयर होना पड़ता है और कोर्ट में 10 दिन के अंदर अपीयर होके कोर्ट में वो अपनी अपीयरेंस मार्क करवाता है और कोर्ट में वो अपने एड्रेस को जहाँ पर वो रहता है वो कोर्ट में फाइल करता है, ताकि कोर्ट अगर दोबारा कोई नोटिस भेजना चाहती है, कोई समन्स भेजना चाहती है तो उस एड्रेस पर वो भेज सके। और जब कोर्ट दोबारा कोई समन्स या कोई नोटिस उस एड्रेस पर भेजती है और अगर डिफेंडेंट को वो नहीं मिलता है या डिफेंडेंट अगर क्लेम करता है कि मुझको कोई भी समन या कोई भी नोटिस नहीं मिला है, तो भी कोर्ट मान लेती है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पर उसको वो सर्विस हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट को डिफेंडेंट ने वही एड्रेस फाइल किया था। तो बेसिकली जब कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर होकर अपनी अपीयरेंस मार्क करवाता है उसी समय वो प्लेंटिफ को भी बाय पोस्ट या खुद प्लेंटिफ को इंटीमेट करता है कि ही हैज अपीयर्ड इन द कोर्ट इन हिज मैटर। और जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को ये इंटीमेट कर देता है नोटिस के थ्रू या वर्बली कि उसने अपनी अपीयरेंस कोर्ट में मार्क करवा दी है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट दोबारा से प्लेंटिफ को डायरेक्शन देती है कि वो डिफेंडेंट को एक समन्स फॉर जजमेंट की सर्विस करवाए। देखो यहाँ पर एक वर्ड है समन्स फॉर जजमेंट और एक वर्ड है समन्स, दोनों में डिफरेंस होता है, इसको हम कभी दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो इसके बाद प्लेंटिफ डिफेंडेंट को समन्स फॉर जजमेंट की सर्विस करवाता है। तो समन्स फॉर जजमेंट की सर्विस हो जाने के बाद डिफेंडेंट को दोबारा 10 दिनों के अंदर कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है और लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें बेसिकली डिफेंडेंट को कुछ सर्टेन फैक्ट्स बताने पड़ते हैं जिससे कोर्ट को ये क्लियर हो जाए कि उसके पास वैलिड ग्राउंड है खुद को डिफेंड करने के लिए। और अगर डिफेंडेंट ऐसे फैक्ट्स के थ्रू कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि ही हैज वैलिड ग्राउंड टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो कोर्ट उसको जो है डिफेंड करने की परमिशन ग्रांट कर देती है। और बेसिकली जनरल रूल यही होता है कि कोर्ट हर सिचुएशन में डिफेंडेंट को अलाउ कर देता है खुद को डिफेंड करने के लिए। इसमें एक चीज ये भी समझना है कि अगर डिफेंडेंट सपोज करो कहीं भी अपने लीव टू डिफेंड में ये एडमिट कर लेता है कि जो भी प्लेंटिफ ने अपने क्लेम में मांगा हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन वो देने की लायबिलिटी उसके ऊपर है, तो कोर्ट सबसे पहले देन एंड देयर कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है कि सबसे पहले जो भी आपने एडमिट किया है उतना अमाउंट आप प्लेंटिफ को दो और उसके बाद ही आपको लीव टू डिफेंड ग्रांट होगा। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। सपोज करो कि डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं करता है या अप्लाई करता है बट कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में रिकवरी अमाउंट के लिए क्लेम किया हुआ है कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देती है कि डिफेंडेंट को वो पर्टिकुलर अमाउंट प्लेंटिफ को देना है। अब दूसरी चीज इसमें यह भी समझना है कि अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाता है तो कोर्ट सबसे पहले डिफेंडेंट को डायरेक्शन देता है कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट की सिक्योरिटी कोर्ट में डिपॉजिट करे प्लेंटिफ के फेवर में और उसके बाद खुद को डिफेंड करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर सपोज करो कि डिफेंडेंट 10 दिन के अंदर अपीयर होकर कोर्ट में लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं करता है और बाद में अप्लाई करता है 10 दिन के बाद में,
तो उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि वो 10 दिनों के अंदर क्यों नहीं आ पाया, और अगर उसके पास कोई वैलिड ग्राउंड होता है तो ही उसका लीव टू डिफेंड कोर्ट मंजूर करती है, उसको परमिट करती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं ऑर्डर 37 रूल 4 के बारे में। रूल 4 में बेसिकली कोर्ट के पास पावर है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी है, डिक्री पास कर दिया है उसके फेवर में, जजमेंट पास कर दिया है उसके फेवर में, तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट उस डिक्री को, उस जजमेंट को सेट असाइड भी कर सकती है और दोबारा से डिफेंडेंट को चांस दे सकती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ये था बेसिकली ऑर्डर 37 का रूल 4, और बाकी के जो रूल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा उनको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।